एचसीएस की तैयारी कैसे करें, एचसीएस का सिलेबस क्या है, ऐसी वाली वीडियो सर हमने देखी बहुत बार है आज से पहले। तो इस वीडियो में क्या खास होने वाला है ये बात ज़रूर बताइएगा। और कैसे मैं इस मकाम को हासिल कर सकता हूँ इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये बाकी वीडियो से अलग क्यों है। बाकी वीडियो से अलग इसलिए है ये, सबसे पहली बात कि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब है कोई बैच बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। ज़्यादातर वीडियो के अंदर यही होता है कि किसी न किसी बैच को बेचना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे उनका एक हिडन पब्लिसिटी होती है जिसको टारगेट किया जाता है। इसको बोला करते हैं हिडन मार्केटिंग, ताकि आपके माइंड में क्लिक बिट ऐसे थंबनेल बनाए जाएं जिसके अंदर आप आओ और आपको कोई ना कोई बैच है वो चिपका दिया जाए। तो पहली तो बात मैं वही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। ये वीडियो मैं केवल और केवल उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे छोटे भाई बहन या मेरे दोस्त जो है अभी इस जर्नी में आने वाले हैं। कहने का मतलब है वो अभी ग्रेजुएशन में हुए होंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे +2 वाले होंगे जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल लगे महीने बाद में पेपर है तो पेपर दे दिया। उस प्रकार की ये तैयारी नहीं है। ये कोई डी ग्रुप का एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई कोई और वनडे एग्ज़ाम है। हालांकि वनडे एग्ज़ाम में भी 1 महीने में आप पार नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी आज के टाइम पे बहुत अच्छा लेवल आने लग गया, तो उसके लिए भी अच्छी खासी 4 5 6 महीने की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो भला इसमें तो आप 1 महीने के अंदर तैयारी करके जा ही कैसे सकते हैं। तो ये तो अपने आप में एक अच्छी तैयारी या एक अच्छा समय मांगता है, ये उस प्रकार का पेपर है। तो मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आपको इन शॉर्ट में जान लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये वाली जो पोस्ट है इसको मैंने अभी कहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा तो हम लोगों ने इसको फॉर्म को भर देना है। अगर आप वाकई ही कर सकते हैं तो ही इसकी तरफ आइएगा। ये पोस्ट के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट डिटर्मिनेशन आपके पास में चाहिएगा, फिक्स होना चाहिए, अडिग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपको ये दिख गया और 4 दिन के बाद में आपको लग रहा है कि चलो एक काम करते हैं, वो फॉर्म निकला है उसको भर देते हैं, 10 दिन के बाद में उस फॉर्म की तरफ भाग जाओगे ना। ऐसे करो तो प्लीज इसकी तरफ आना ही मत, क्योंकि ये टोटली आपका समय की बर्बादी है। फिर एक फिक्स डिसीजन अगर आप ले पाओ तो ही आप किसकी तरफ आना। वैसे तो ये हर किसी पे रूल अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि इस पे अप्लाई हो रहा है, हर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई होता है कि उसी की एक की तैयारी करो आप। लेकिन तभी जाके उसमें सक्सेस भी मिल पाती है आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा रूल अप्लाई होगा ये वाला। अब है क्या सर, ग्रेट डिटर्मिनेशन तो तब आएगा हमारे आगे, एक दृढ़ निश्चय तो हम तब ले पा रहे होंगे जब हमें पता होगा कि इसके बारे में ये है क्या। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि हम बात कर रहे हैं आज एचपीएससी एचसीएस के बारे में बात कर रहे हैं। टाइटल लिखा है 2025 का। 2025 का इसलिए लिखा है कि ये पेपर कब आने वाला है। बहुत हद तक संभावना है कि इस साल में आपको इस एग्जाम का नोटिफिकेशन मिले। 100% श्योरिटी अब तक किसी के पास में नहीं है। बिल्कुल सीधी सटीक बात बता रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं है कि इस महीने में आएगा उस महीने में आएगा। मैंने पहले कह दिया कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य बैच बेचने का नहीं है, ना कुछ और आपको गुमराह करने का है। अभी तक के लिए बहुत हद तक संभावना है, क्योंकि पीछे बैक टू बैक आ रहा था। पिछले साल 2024 फरवरी में हुआ था पेपर ये, तो उस लिहाज से ये देखा जा रहा है उससे पीछे भी हुआ था। तो इट में भी यहाँ पे भी वैकेंसी इस साल के अंदर देखने को मिले। अब ना भी मिली तो 26 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये तो श्योर है ही है आपका। तो ये आपकी वैकेंसी मिलेगी, उससे पहले आपको ये तैयारी, मैंने जैसा कि कहा ना कि आपको लगभग लगभग एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। 7 8 9 महीने 10 महीने आपको साल भर का समय तो देना ही पड़ेगा। तो आप लोग पहले तो ये सोचिएगा ही मत। 100% तो देखो अभी तक श्योर नहीं है, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कब आएगी। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है कि इस साल के अंदर कहीं मई जून जुलाई के अंदर आगे एक नोटिफिकेशन देखने को मिले, या इस साल के एंडिंग में देखने को मिले। तो हो सकता है कि फरवरी 2026 में आपको इसका प्रीलिम्स एग्जाम देखने को मिल जाए। वही मेरे ख्याल से हमारे लिए ज़्यादा ठीक भी रहेगा। हम ऐसे अनुमान लगा लेते हैं, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी भी उसी चीज़ की है कि लास्ट ईयर के जैसे जैसे ही कुछ ऐसे ही एंड ईयर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। इस साल में एग्ज़ाम आपका जनवरी फरवरी 26 में होता दिखाई दे। ठीक है सर। अब पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, बिगिनर्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। बिगिनर्स और चाहे आप इसको 4 5 बार पहले टारगेट कर चुके हो तो भी आपको ये वीडियो काम आएगा।
पहली तो बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब कौन कौन सी सर हमें पोस्ट मिलती है, कौन सा पद मिलता है। भारत में आप करते हो एक एग्जाम की तैयारी जिसका नाम है यूपीएससी, जिसके अंडर आपको मिलता है आईएएस का पोस्ट मिलता है, आईएएस का पोस्ट मिलता है, आईपीएस का पोस्ट मिलता है, ऐसे उसमें तमाम उच्च पद होते हैं। वो पैटर्न है एक तो। और ऐसे ही राज्यों के अंदर एक आपको सर्वोपरि जो पद मिलता है, पोस्ट मिलता है, ग्रुप ए की पोस्ट मिलती है, वो है आपका एचसीएस का एग्जाम, जिसके तहत आप एचपीएससी के अंडर आप जाके और यहाँ पे आप जैसे एसडीएम डायरेक्ट है वो बन जाते हैं, सीधा यूं समझिएगा। इसमें वैसे तरह तरह की और भी पोस्ट है। सबसे ऊपर की जो पोस्ट आप लोग देख पाते हो वो एचसीएस की होती है, जिसको आप लोग कहा करते हो हरियाणा सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ईएक्सबीआर का मतलब ये है। इसमें डीएसपी भी बनते हैं, पहले खेल विभाग से डायरेक्ट डीएसपी बनते थे, लेकिन अब उनको बंद कर दिया है। पिछली सरकार, बीजेपी सरकार ने ही इसको बंद कर दिया था, मतलब मनोहर लाल जी के टाइम पे इसको बंद कर दिया था। अब जो है ना ये इसी एग्जाम के थ्रू बनते हैं। हालांकि इसमें एक एज क्राइटेरिया रहता है, नॉर्मली 18 से 42 का एज क्राइटेरिया रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको 27 साल तक का एज क्राइटेरिया देखने को मिल जा रहा होगा। बाकी कुछ रिजर्वेशन वगैरह करके 30 तक के आसपास आ जाएगा। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसके नाम से हम जानते हैं, एक पोस्ट इसमें आपको मिलती है ईटीओ की, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की मिलती है। एक पोस्ट इसमें मिलती है डीएफएससी की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर की। एक पोस्ट इसमें आपको मिलती है एआरसीएस की, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। एक पोस्ट इसमें होती है एईटीओ की, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की। एक पोस्ट है बीडीपीओ की, जिसके लिए ज्यादातर बच्चे बड़ी कोशिशों में रहा करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जो होते हैं आपके। यूं समझो कि जीवन भर के लिए सरपंच या जिला पार्षद टाइप से बनना आपका काफी अच्छी पोस्ट है ये, और काफी सारे बच्चे इसके लिए ट्राई भी करते रहते हैं। टीएम है एक, ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट है। एक है डीएफएसओ की, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। एक है एईओ की पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। और एक पोस्ट जो लगभग बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो आप लोग, चुनिंदा बच्चे लेते, मतलब क्या चुनिंदा बच्चे, क्या ज़्यादातर बच्चे जो है ना इसी की तरफ भाग भी रहे होते हैं भाई, अगर या तो वो मिल जाए या फिर हमें ए क्लास नायब तहसीलदार की पोस्ट मिल जाए। समाज में रुतबे एक वर्ड होता है ना, उसके लिए भाग रहे होते हैं, तो ए क्लास नायब तहसीलदार की पोस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये 11 प्रकार के पद जो है ना आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है आपके मार्क्स के हिसाब से। सबसे ऊपर का तो पोस्ट इसमें यही है, बाकी डिपेंड करता है आपके मार्क्स के हिसाब से आपका क्या प्रेफरेंस रहा है। प्रेफरेंस भी फिल करवाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिर पोस्ट दी जाती है। ठीक है सर, आप बनने ये वाले हो, देख लीजिएगा ये आपका बनने का है। अब पहली बात, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये एचसीएस कर क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने माइंड में जरूर रखना है। उसको दिखाना है, उसको दिखाना है, ये वाले ड्रामे तो बहुत, ये ड्रामे ही है एक्चुअली, ठीक है ना। उसको दिखाने के लिए करना है, समाज में ये दिखाने के लिए करना है, अपने लिए करना है, भाई मुझे एक काबिल इंसान बनना है, सीधी तौर पे ये बात है। ये उसको दिखाना, उसको दिखाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में जेलसी फैक्टर सा है। तो इसका मतलब है किसी को आप नीचा दिखाना चाह रहे हो, अपने आप को आप ऊंचा उठाना चाह रहे हो। तो ये ऊंच नीच वाली चीजें होती है ना, इसमें ये ठीक नहीं रहता है, और ये चीजें लंबे समय तक नहीं चलेगी। 4 दिन चल जाएगी रिवेंज लेने वाली बातें, महीना चल जाएगी, साल चल जाएगी, 5 साल चल जाएगी, कभी न कभी इनका अंत जरूर होगा। और ये चीजें एथिकली अच्छी नहीं होती है कि किसी को आपने नीचा दिखाना है, आप ऊंचे उठोगे, नहीं। एथिकली अगर ये ख्याल आपके मन में आ भी रहा है, हो सकता है देखो आप भोले हो सकता है आपको ना पता हो, ज्ञान नहीं है इस चीज का, तो आप इस ख्याल को मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। किसी को नीचा नहीं दिखाना आपको, क्योंकि रिवेंज लेने वाली चीजें, देखो इसमें आपका कायनात साथ नहीं देगी, इसमें आपकी ये स्पिरिचुअलिटी वाली जो पावर होती है, पॉजिटिव एनर्जी, इसमें साथ नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा साथ? क्योंकि आप किसी को हर दम मन में उसको मैं नीचा कर दूं, उसको नीचा कर दूं, अपने आप को ऊंचा कर दूं, मतलब आपके मन में अहम आता रहेगा, मैं आती रहेगी हमेशा। और मैं, आपको पता है ना, भागवत गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, हर जगह आपको ना नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी। तो पहला ख्याल माइंड से डिलीट करना है, मैं वाला। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने पहले ही कहा है, ये वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, अपने छोटे भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ। बातचीत वाला वीडियो है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो है ये। टाइम का मुझे नहीं पता क्या होगा, जो भी बातें होंगी इंपॉर्टेंट बातें, अपने एक सलाहकार के रूप में बातचीत कर रहा हूँ बस मैं आपके लिए, ठीक है।
ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। सेकंड बात क्या है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, भाई इस जर्नी के अंदर उतरते हैं तो एग्जामिनेशन का, अच्छा हाँ, ये वो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्लीट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन सर क्या है, ग्रेजुएशन किस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में कर रहे हो, चाहे आप आर्ट फील्ड में कर रहे हो, कॉमर्स फील्ड में कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। यहाँ मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा उन बच्चों को, जो बच्चा अभी फिलहाल के लिए +2 में है, हो सकता है वो वीडियो देख रहा हो +2 में जो बच्चा है, और जिसका 100% इस वीडियो के बाद में या इससे पहले 100% वो श्योर हो चुका है कि मुझे जाना ही इसी फील्ड में है, तो वहां एक छोटी सी मेरी सलाह है कि आप बहुत टफ टाइप की ग्रेजुएशन, इन द सेंस आप इंजीनियरिंग है या कॉमर्स साइड है, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, हालांकि टफ और इजी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन समय ज़्यादा देना पड़ता है, उनके प्रैक्टिकल फाइल्स होती है, उनके मॉडल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप की बजाय उनकी तरफ जाके समय बचाने के लिए आप आर्ट्स ग्रेजुएशन कर सकते हो। यहाँ कोई मायना नहीं रखता किसी टाइप का ग्रेजुएशन का, कि आपने आर्ट्स किया तो ही आप SCS दोगे, ग्रेजुएशन आपने इंजीनियरिंग किया है तो। ये बात मैंने क्यों बोली है, ये बात मैंने बोली है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस के आधार पे। मतलब क्या कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं अरे सर हमने बहुत सारा समय इसमें बिता दिया, काश हम लोग इसमें अपना समय लगाते होते तो ज़्यादा ठीक था और हमारे पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता। उसका एक बड़ा फायदा ये भी होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ GS के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये वाले कुछ सब्जेक्ट है, इनके साथ ही ग्रेजुएशन कर रही रखी होती है ना, तो थोड़ा सहारा मिल जाता है, और सहारा मिलता है इन द सेंस कि थोड़ा इजी पकड़ बन जाती है उसमें। ये सलाह उन्हीं के लिए ही है जो जो भी +1 +2 में सोच रहे हैं उस लेवल का। हाँ तो भले ही, बाकी देखो मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप, हाँ ये बात वही करे जिसका 100% श्योर है कि वो जाना इसी में ही है, बट परंतु किंतु लेकिन कुछ नहीं है, बस इधर से उधर कुछ हो जाए, पर मेरा जो निश्चय है वो नहीं बदलेगा, मैंने जो पक्का कर लिया वो पक्का रहेगा। तो सिविल्स की तरफ जाए या इसकी तरफ जाए, उसमें ये फाइनल यही रहेगा। बाकी वो इसमें चेंजेस कर सकता है, कोई होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेता है तो इंजीनियरिंग की तरफ जाके भी कर सकता है, और माइंड डेवलपमेंट होगा, और नई चीज़ें सीखेगा, और बेहतर तरीके से कर पाएगा, कई आयाम जुड़ जाते हैं इन चीज़ों में फिर, ठीक है। ओके अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास में क्या है सर। तो इसके लिए जो स्टेजेस होती है ना मेरा बच्चा, वो टोटल 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है मेंस का होता है, और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का होता है। 3 टाइप की स्टेज में होता है ये। पहला जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसको स्क्रीनिंग ओनली के नाम से जानते हैं, उसमें भी 2 पेपर होते हैं आपके, एक ही दिन के अंदर आपको दोनों पेपर देने होते हैं। एक होता है मॉर्निंग के अंदर, एक होता है इवनिंग शिफ्ट में होता है, आपका आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। एक पेपर होता है आपका जिसको कहा करते हैं GS पेपर कहा करते हैं, मतलब जर्नल स्टडीज कहा करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही मुख्य पेपर है। इसी के आधार पे आप लोग अपने प्रीलिम्स एग्जाम को जो है ना वो क्रैक कर पाते हैं। ये पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। और दूसरा पेपर होता है इसके अंदर आपका CSET का पेपर होता है, जिसको कहा करते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहा करते हैं। सिलेबस क्या है वो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन हाँ ये 2 टाइप के पेपर होते हैं आपके। दोनों के अंदर सर हमें टोटल 100 नंबर देखने को मिलते हैं। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका, 200 नंबर का पेपर होता है। 100 मतलब 100 नंबर ये टोटल प्रीलिम्स एग्जाम जो है ना आपका 2 पेपर का इस तरीके से रहा। इसके अंदर क्वेश्चन जो है ना सर कैसे आ रहे होते हैं, क्वेश्चन क्या लिखने वाले होते हैं, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पेपर इंग्लिश में आता है कि हिंदी में आता है सर, दोनों में ही आता है आपका। टाइम कितना मिलता है सर, हर पेपर में 2 घंटे का मिलता है, ठीक है ना। 2 आवर्स ड्यूरेशन होती है हमारे पास में ईच पेपर की, मतलब आपको GS 100 क्वेश्चन करने भी 2 घंटे में है, अगले 100 क्वेश्चन भी आपको 2 ही घंटे में करने हैं। समय सर ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चनों का लेवल जो होता है ना वो उस हिसाब से ये ठीक है, बैलेंस्ड टाइम है। बोथ द क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। क्या सर यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जिसका मतलब एक सही क्वेश्चन का तो 1 नंबर मिलेगा ही, रॉन्ग क्वेश्चन का आपका 0.25 मार्क्स जो है ना कट जाएगा। 4 गलत कर दिया तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका वैसे भी चला गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है वो इंपॉर्टेंट, कि आपका जो पहला पेपर जो GS वाला है ना, वो पेपर में से तो आपका कट ऑफ लगेगा।
कट ऑफ होगा, जैसे बाकी एग्जाम में कट ऑफ डिसाइड होती है ना, वैसे वैसे कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन जो दूसरा पेपर सी सेट है ना, उसमें आपको केवल 33 नंबर लेने हैं, मतलब वो जस्ट क्वालिफाइंग है। 33% ही उसमें आने आने हैं बस। आपकी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सेल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%। भाई 100 नंबर का पेपर आपका टोटल है ये वाला, और इस 100 नंबर के पेपर में आपको केवल और केवल 33 नंबर ही लेने हैं। 100 में से अगर आपके 33 नंबर आते हैं तो यूं समझो कि ये वाला सेक्शन तो आपका क्लियर हो ही गया है। तो रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम shall be based on the marks obtained in paper 1 only, provided that the candidate has scored 33% marks in civil service aptitude test paper second। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, देखो रिजल्ट जो है वो तो आपका पेपर 1 के बेस पे ही आएगा। मतलब आप अगले स्टेज में, स्टेज बी में जाते हैं, मतलब मेंस पेपर की तरफ आप जाएंगे तो आप जो जीएस पेपर है ना उस पे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये वाला पेपर पास ही नहीं किया। इवन आपका पहले सी सेट देखा जाएगा, अगर वो क्वालिफाइंग है तो जीएस पेपर है उसके अंदर से जो है ना आपके मार्क्स है वो कैलकुलेट होंगे। तो दोनों स्टेज बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके लिए ये वाली। ठीक है सर। अब क्या है सर कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो चलो ठीक है, टेस्ट ये हो गया आपका। कितने लोग बुलाते हैं ये लोग? सामान्यतः क्या होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम पास जो करवाते हैं ना, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। ये इतने लोगों को मेंस पेपर के लिए बुलाते हैं ये लोग। यानी कि बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट कैंडिडेट 12 टाइम्स द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट प्लस बैक डेटेड कैंडिडेट इफ एनी कोई अगर रहा है तो ऐसे। तो मोटे मोटे तौर पे आप मान के चल लीजिएगा 12 गुना लोग जो है ना उसको मेंस के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, आपका पहला स्टेज आपको समझ में आ गया। क्या स्टेज था? एक दिन में आपके दो पेपर होंगे। एक सुबह के समय आपका जीएस का पेपर होता है, आफ्टरनून में सी सेट का होता है। सी सेट वाला पेपर भी 100 नंबर का है, जीएस का पेपर भी 100 नंबर का है। इन दोनों में से जो सी सेट का पेपर है उसमें से 100 में से 33 ठीक होने चाहिए आपके पूरे। 33% मार्क्स का क्राइटेरिया है। अगर वो ठीक है तो ही आपका फिर वो जीएस का पेपर चेक होगा, और उसी में से फिर आपका क्या होगा, उसी में से आपके जो है ना वो मार्क्स जुड़ेंगे। मतलब मार्क्स मार्क्स तो कहीं ऐड नहीं होंगे वो, लेकिन हाँ वो आपको स्टेज 2 में लेके जाएगा। स्क्रीनिंग टाइप का है ना इसका, स्क्रीनिंग टाइप का मतलब आपको मेन स्टेज में ले आएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, ये बात आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट के अंदर, मतलब हमारा रिटन एग्जाम है। यहाँ पे आपको लिखना होता है, जैसे हम लोग अपने स्कूल में लिखा करते हैं, कॉलेज में लिखा करते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के पेपर है। और इस स्टेज तक आने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूँ कि इसकी तैयारी में आप एक बात गांठ बांध के रख लो, आपकी लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपके पास में ब्लू और ब्लैक दो प्रकार के पेन होने चाहिए, दो ही पेन होने चाहिए। आपको लिखना आना चाहिए। आगे की जर्नी धीरे धीरे चलेगी, मैं मेरी तरफ से मदद कर पाऊंगा आप लोगों को, तो थोड़ा आपको मैं आंसर राइटिंग जो है ना दिखा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। मेरी जो आंसर बुक है आपको, मेरी मेंस जो राइटिंग है ना, जो मेंस पेपर लिखे हुए हैं वो पेपर भी मैं आपको शो करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर, किस तरीके से लिखना चाहिए। पहला पड़ाव ही यही है आपका कि आपका जो मेंस पेपर है वो आपने लिखा कैसे है। सुंदर सा अगर आपने लिखा है ना तो एग्जामिनर क्या है, अट्रैक्टिव। वो कहते हैं ना कि पहला ही तो होता है, पहली चीज देखते ही आपका फर्स्ट जो इंप्रेशन है ना वही सबसे चीज इंपॉर्टेंट एक मायने रखता है। उससे वो जज करेगा कि उसको इजी समझ में आ रहा है, आपने बहुत सुंदर सा लिखा है। कई ऐसे होते हैं मकोड़े से मकोड़े बना देते हैं, वो नहीं होते हैं। सर पेपर का समय कम था, अरे भाई समय का मतलब नहीं है, टाइम मैनेजमेंट पहले से सीखना पड़ेगा आपको। हेडिंग कैसे देनी है, लिखना कैसे, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, उन पे खास ध्यान रखना है। लिखाई खराब है तो आज ही से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, हर चीज के नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है सर। अब इसमें क्या होंगे सर, कितने पेपर होंगे? इसमें पेपर होंगे आपके 4 पेपर होंगे। ये डिसाइड किए जाते हैं, एक दिन में 4 नहीं होते हैं, ये डिसाइड कर लिए जाते हैं। कई बार 2 दिनों का समय होता है, 3 दिनों का भी है, बीच में छुट्टी अगर कोई आ जाती है तो डिपेंड करता है। ये बोर्ड आपको जो है ना इसके अलग से टाइमलाइन दे देते हैं। ठीक है सर। अब इसमें क्या आता है सर, एक पेपर 1 होता है आपका, एक पेपर 2 है, एक पेपर 3 है, पेपर 4 है। 4 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर आपका इंग्लिश का है एक, जिसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे होते हैं आपके, जैसे स्कूल लेवल में ऐसे लिखा करते थे ना, उसी टाइप के ऐसे होते हैं। कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुनते डरने लग जाते हैं, ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ इसमें वर्ड्स की बड़ी महिमा है।
सिंपल कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर इसको सिंपल वे में सोच के चलेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। इसमें शब्दों की बड़ी महिमा है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिखने होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल में कुछ भी लिख दिया। भाई बाबर के बारे में आया तो आप लिखने लग गए बाबर बहुत अच्छा था, बाबर सो के उठा है, बाबर चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बाबर के बारे में यूं ही अननेसेसरी चीजें लिख रहे हैं हम लोग मान लो। तो वो चीजें नहीं है, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिखना है। 200 वर्ड लिखा है तो 200 वर्ड में हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, जिससे वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता हो और के साथ साथ उसका कंक्लूजन जैसे आता हो, उससे एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो सिंपल तो है, नहीं है तो बनाया जा सकता है, पर स्मार्ट वर्क करके बनाया जा सकता है, अच्छी गाइडेंस के साथ बनाया जा सकता है। डर के तो ये कभी नहीं होने वाला। इसमें टोटल 100 मार्क्स आपको मिलने वाले होंगे। ऐसे ही आपको हिंदी मिलेगी देवनागरी स्क्रिप्ट में इंक्लूडिंग हिंदी, ऐसे इसके अंदर भी होंगे आपके 100 नंबर इसमें मिलेंगे। मात्राओं की गलती करना आपके लिए पाप है फिलहाल यहाँ पे, इंग्लिश की स्पेलिंग गलत करना भी पाप है। दोनों ही काम आपको बहुत ये कहिएगा पाप टाइप के हैं। तो आपको बढ़िया से ग्रामर सीखनी पड़ेगी, पकड़ बनानी पड़ेगी, एक बच्चे की तरह पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा इस लेवल पे आपको, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में स्पेलिंग ही गलत हो रही है, 1 2 4 हो रही है, चलता है, +-5% का एरर है, समझ में आता है। लेकिन यूं नहीं है कि हर स्पेलिंग में, भाई कई ऐसे होते हैं कि जिसको स्पेलिंग नहीं पता। मान लेते हैं कि किसी को ये एग्जामिनेशन लिखना था, तो एग्जामिनेशन में इतना तो पता था, आगे आगे इस तरीके से कर दिया बस, ठीक है ना। ये नहीं चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आता उसको बहुत कुछ है लेकिन उसने रिप्रेजेंट नहीं किया है। मैंने बहुतों के मेंस पेपर देखे हैं तो उसमें उन्होंने यही गड़बड़ कर रखी है। रिटर्न लिखना था तो रिटर्न में तो बस इतना ऐसे लिख दिया, ये नहीं चलता है। रिटर्न प्रॉपर क्लियरली विजन होना ही चाहिए। हिंदी के शब्द और इंग्लिश के शब्द और अक्षरों की बनावट बड़ा मायना रखता है। स्कूल में वो लेख सुधारो मिलता था ना, वो अब सोचोगे तुम क्यों मिलता था। इस जर्नी में अगर आगे ना तुम लोग तो सोचोगे इसलिए मिलता था हमें वो, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स का है आपका। इसके बाद में आता है जर्नल स्टडीज की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है। जैसे मैं कह रहा था ना कि जो बच्चा चाहता है कि मुझे इस जर्नी में सहारा मिल सके मेरी ग्रेजुएशन का, तो वो आर्ट साइड से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में बोल रहा था ना, वो यहाँ पे उसको सहारा मिलता है इसका। इन डेप्थ में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं 200 मार्क्स का। अब ये 3 के बाद में चौथा कंफ्यूजन में रहता है 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं 2 ऑप्शनल होते हैं, बेटा वो पहले होते थे, अभी लेटेस्ट पैटर्न में केवल एक ही ऑप्शनल है आपका, और ये भी 200 नंबर का है। ऐसे करके टोटल ये 600 नंबर हो जाते हैं। 100 200 200 400 500 600 नंबर हो गए। ये तीनों तो ठीक है, समझ में आ गए सर। इसमें तो ठीक है, जीके में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस भी हो सकता है इसके अंदर, आपका करंट अफेयर्स भी, सब इशू आ जाएंगे इसमें, एथिकल इशू वगैरह सब आ जाएंगे। अब ये क्या है सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें आपके पास एक लिस्ट है पूरी, ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट एक्चुअली। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की थी वही सब्जेक्ट चुनना है मुझे, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है एग्रीकल्चर से, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी एग्रीकल्चर से है, आप सब्जेक्ट आज हिस्ट्री पसंद आ रखा है आपको तो आप हिस्ट्री चुन लो तो गड़बड़ हो जाएगा कल को। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कोई मर्जी सब्जेक्ट चुनो जिसमें आपकी इच्छा है, इच्छा मतलब जिसमें आपकी पकड़ है, कहने का मतलब। कौन कौन से सब्जेक्ट है सर ये हमारे, एक एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश लिटरेचर है, जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है आपका, इसके अलावा ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर इन देवनागरी स्क्रिप्ट है, इंडियन हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिजिक्स इसके अंदर आता है आपका। इसके अलावा इसमें आता है फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी लिटरेचर है, स्टैटिक्स है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत लिटरेचर है, और जूलॉजी इसके अंदर आ रहा है आपके पास में। ये सब्जेक्ट है आपकी, इन सब्जेक्ट की ये लिस्ट है टोटल आपके आगे, इतने ही सब्जेक्ट है ये, इन सब्जेक्ट की आपके आगे टोटल ये लिस्ट है। कोई सा भी चूज कर सकता हूँ, हाँ सर। एक जैसे मेरी इसमें सलाह होती है, ज़्यादातर बच्चों में ये भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर मुझे ना ये मेन सब्जेक्ट चुनना या ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना जो है ना, ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं कि प्री के बाद मेंस को सोचते हैं, हालांकि फॉर्म तो भरते समय चूज कर ही लेते हैं, लेकिन फिर बात ये आती है कि मान लेते हैं कि वो तैयारी बाद में करना स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि मैंने कहा ना, इसमें तभी उतरना, मेरे विद्यार्थी बन के अगर उतरना चाहते हो तभी उतरना जब आपके पास में पहले प्रॉपर पूरा प्लान हो। ऐसा नहीं आज देखा तैयारी आदि से शुरू, बिल्कुल नहीं करनी आज तैयारी शुरू। पहले पूरे एक हफ्ते तक इसका प्लान बनाओ भाई, क्योंकि तुम्हारे लिए ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, छोटा एग्जाम नहीं है ये, मजाक नहीं है ये सलाह है आपको, अरे एकदम रियल बात है ये। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह देता अरे बहुत ईजी बहुत ईजी, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो बहुत इजी है, ये कहा जा सकता है। पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग अपनाना पड़ेगा। पहले पूरे एक हफ्ते के अंदर इसके लिए तैयारी है। तैयारी किस प्रकार की वो बताता हूँ। तैयारी इस प्रकार की, आपको एक प्रॉपर आपका रूम चाहिए, रूम में बैठने के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना। आपके आगे एक वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप होना चाहिए, क्योंकि लगातार उनको देखोगे तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आराम से उससे क्लियर होते जाएंगे आपके आगे। आपके पास प्रॉपर बुक चाहिए होती है, बैठने के लिए जगह है, कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी कुर्सी कोई भी टेबल आप सबके पास में इतना तो है ही है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, सिलेबस पूरा पक्का होना चाहिए, क्या ऑप्शनल लेना है ये पक्का होना चाहिए, और अब मैं जो बुक्स बताने वाला हूं उस तक जाना या उस स्ट्रेटेजी पर जाना वो भी आपके पास रहना चाहिए। तो इसके लिए समय लगेगा, पहले 3-4 दिन तो आपको इसको पूरा प्रॉपर प्लान बनाना है, फिर जाके इस कदम पे आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। चलो सर, अब हाँ, अब ये बात करनी कि सर ऑप्शनल कैसे चूज करें, ये भी तो एक अपने आप में सवाल है। अब देखो यार, ऑप्शनल चूज करना वैसे तो ये है कि आप में आपकी जिस भी सब्जेक्ट में पकड़ हो उसको चूज कर लीजिए। सर सच बताऊं, ये 23 सब्जेक्ट आपने जो बताए हैं ना, इनमें से एक पे भी पकड़ नहीं है। तो एक काम करो, जो सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, उसमें उसको चूज कर लो। सर सच बताऊं, मेरी ग्रेजुएशन तो केमिस्ट्री से थी, लेकिन मुझे केमिस्ट्री सच बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब पता नहीं किसने दिलवा दिया, समझ में नहीं आया था, और बड़ा रो धो के केमिस्ट्री को पार किया था। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर तो लिया, पसंद अब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब कौन सा लूं सर मैं? अब आप एक काम करो, फिर ना 2-4 सब्जेक्ट देखो जिसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बन रहा हो। जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट में तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नील लो, मेरे को नहीं जी कुछ भी नहीं आता, फिर तो भैया आप इसमें आ ही नहीं सकते। एटलीस्ट ना 3-4 में कंफ्यूज होंगे आप। तो जैसे हिस्ट्री में कंफ्यूज हो सकते हैं, पॉलिटी में हो सकते हैं, ज्योग्राफी में हो सकते हैं, सोशियोलॉजी में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी, उसको ले लो, नहीं नहीं, लोगों की तरफ मत जाओ, आपको क्या आता है वो देखो। आप लोग, आप इनको पढ़ पढ़ के देखो, एक एक दो दो दिन पढ़ पढ़ के देखो, कौन सा आपको पढ़ के जल्दी याद हो रहा है, कौन सा जल्दी समझ में आ रहा है। इनके मेंस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को डिटेल में उनको पढ़ के देखो, देखो कि मुझे कौन सा सही जल्दी से कर सकता हूँ। सिलेबस देख लो इन दोनों का, उस आधार पे फिर लास्ट में चूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस पे हम बाकी और भी बात कर लेंगे बाद में। इनिशियल लेवल पे इतना आपको सहारा मिल गया, काफी है ये, ठीक है सर। अब बात करते हैं आगे, पर हाँ चूज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये लेवल आ गया आपके पास में, ठीक है ना। ये 29 सब्जेक्ट है, सच्ची ऑप्शनल आपके 23 बोला मैंने गलती से, पर टोटल ये सब्जेक्ट जो आपने सारे ले लिए, इन सब्जेक्ट में से और 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट में इन विच दे वांट टू अपीयर, कोई भी इनमें आप चाह सकते हो, मेंस एग्जाम में बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो है आपके पास में, ये तो है ही है, इंग्लिश, हिंदी और जर्नल, ये तो कंपलसरी है, ऑप्शनल तो वही है, ये तो लेने ही लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है सर। 2 लेवल हो गए आपके। दूसरे लेवल के बाद में आपके पास में आता है तीसरा लेवल आता है, और नाउ तीसरा लेवल क्या है सर? तीसरा लेवल आता है आपका इंटरव्यू का आता है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा वोस के नाम से जाना करते हो आप लोग। वाइवा हो रहा है या पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये है 75 नंबर का है। अब ये आप इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे ना, तो बहुत हद तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी, खूब सारा आपको नॉलेज आ चुका होगा, सब्जेक्ट का नॉलेज आ चुका होगा, और आपको कैसे पेपर लिखना है वो भी आ चुका होगा। अब आप काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके होंगे, और यहां तक बची खुची मैच्योरिटी है वो आप और भी गेन कर लोगे, क्योंकि आप तक यहां तक आ जाओगे तो मेरे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा और खुद ही रिसोर्सेज ढूंढ ढूंढ के तैयारी करोगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं होता हार्ड एंड फास्ट रूल की यही पूछा जाता है, यही वो पूछेंगे, कंफर्म पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीज का सिलेबस है, यहाँ सिलेबस नहीं है। ये हो सकता है इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर हो सकता है आपका सब्जेक्ट ही पूछने लग जाए, हो सकता है वो आपके जीवन के बारे में पूछने लग जाए, हो सकता है आपने कह दिया मेरी हॉबी म्यूजिक है, तो बस वो सिर्फ पूरा इंटरव्यू म्यूजिक पे लेने लग जाए, लता मंगेशकर जी के बारे में पूछने लग जाए, कोई म्यूजिक कंपोजर पूछने लग जाए, म्यूजिक ये लिखा किसने है ये पूछने लग जाए। टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे ये।
तो वो तो बाद की बातें पे बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी क्या है, क्या ड्रेसअप है, कैसे कपड़े पहन के गए हो। मैं हर बार ये कहता हूँ, इस पे भी आप खास ख्याल रखना पड़ेगा फिर बाद में आपको। पर चलो वो तब आप जब जाओगे तब आपको समझाएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है सर, 2 लेवल हो गए आपके। हाँ, इसमें मैंने कहा था ना कि डीएसपी पोस्ट होती है, उसके लिए एक हाइट वगैरह का क्राइटेरिया, बाकी के लिए कहीं क्राइटेरिया नहीं है। डीएसपी पोस्ट के लिए मेल के लिए है 5 फुट 7 इंच 170.18 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है ना उनकी होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन 33 इंच या 83.82 है, और विद एक्सपेंशन जो है ना 87.63 है। महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 157.50, चेस्ट वाला क्राइटेरिया महिलाओं के लिए नहीं लगता है। ठीक है ना, तो कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया होगा इस मेल फीमेल के लिए, क्योंकि उसमें फिजिकल क्राइटेरिया भी होता है आपका। फॉर्म भरते समय फीस कितनी लगती है सर? 1000 रुपए की फीस लगती है माय डियर। मेल फीमेल कैंडिडेट होते हैं आपके, बाकी फीमेल के लिए 250 लगती है, सॉरी मेल कैंडिडेट जनरली जो आपके रिजर्व कैटेगरीज होती है ना उनके लिए। बाकी इसके अंदर आपकी SC BC वगैरह उनके लिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्राइटेरिया, बाकी जो नॉर्मल लगता है वैसे ही है आपका। सिलेबस जैसा मैं थोड़ा आपको एक इंटरव्यू दे देता हूं इसका, वैसे एक मैं पार्ट 2 बनाऊंगा आपको जिसके अंदर थोड़ा और बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, मेन मेन बात अभी फिलहाल बता देता हूं ओवरव्यू टाइप में। इन डेप्थ मैं इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। जर्नल स्टडीज के अंदर जर्नल साइंस है, करंट इवेंट है। अब मैं इन डेप्थ में और क्या बताऊंगा, जर्नल साइंस में क्या पूछा जाता है आपका, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस वीडियो में मैं बताऊंगा। कितने कितने मार्क्स लास्ट टाइम आ चुका है, किस पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी के, वो सब बताऊंगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है, एक इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, और के साथ साथ हरियाणा इकोनॉमी और पीपल। हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा जीके भी समझ लीजिएगा, प्रॉपर है आपका। ठीक है, ये पूरा डेप्थ में सिलेबस है आपका ऐसे। और एप्टीट्यूड क्या होता है सर, जिसमें आपका रीजनिंग वाला रहता है, जो बेसिक एप्टीट्यूड रहता है ना आपका, जो जर्नल आप तैयारी कर रहे होते हो एसएससी बैंकिंग की, उसी जैसा ही है आपका। कॉम्प्रिहेंसिव है, आपके स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जर्नल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी है, नंबर है, रिलेशन है, आपके क्लास 10th या 12th लेवल तक के भी पूछ सकते हैं इसमें, ग्राफ टेबल वगैरह आ जाते हैं इसमें। सब्जेक्ट की लिस्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। बुक्स लिस्ट कौन सी है, मेन मेन बुक भी आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं। इनका भी एक डेप्थ सेशन जो होगा ना उसमें थोड़ा और क्लियर कर पाऊंगा। लाइक हिस्ट्री के अंदर वैसे तो इनके लिए देखो सबसे बेसिक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में 6वीं से 12th तक की एनसीईआरटी पहले पूरी करनी है। पहला कदम तो वही है, एनसीईआरटी पूरी करना। सेकंड कदम में आती है कि हिस्ट्री की स्टैंडर्ड किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा साहब की है। एंड इसके अलावा जो है ना आप लोग एक पढ़ सकते हो स्पेक्ट्रम, पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, पढ़ सकते हो आप लोग, ये तो है ही है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की किताब है। ज्योग्राफी के लिए आप लोग जो है एनसीईआरटी ओल्ड और नई दोनों ही पढ़ सकते हो। वर्ड एटलस है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, माजिद हुसैन की पढ़ सकते हो, जीसी लियोंग पढ़ सकते हो आप लोग, डीआर खुल्लर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली बुक है, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, एम लक्ष्मीकांत है। बाकी आपके आगे एनसीईआरटी तो हर जगह चलेगी ही चलेगी 11th 12th की। इसके अलावा आपके पास में इंपॉर्टेंट एक्ट है ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया बाय द एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज, जो है इनके पढ़ने हैं आपको। और इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगेन उन्हीं के ही। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी ही है, के अलावा इंडियन इकोनॉमी है भाई रमेश सिंह की है, इनको पढ़ सकते हो आप लोग। जैन वाली भी पढ़ सकते हो आप लोग, इन दोनों में ही आपकी। बाकी ये सब्जेक्ट करंट अफेयर ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है, तो करंट अफेयर्स को फॉलो करके इस सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार किया जा सकता है। वैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप करंट अफेयर को ही ज़्यादा फॉलो करें, बाकी आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इनको पढ़ सकते हो आप लोग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगेन आपके करंट अफेयर ही फॉलो करने हैं आपको। इसरो की वेबसाइट से ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, न्यूज़पेपर से हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस है। हाँ, एक चीज़ और है कहना चाहूँगा कि इस तैयारी में पहला कदम आपका न्यूज़पेपर का भी है। डेली अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दो, सबसे ज़रूरी चीज़ है। कोई मर्जी अखबार पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं है। स्टार्टिंग में इंग्लिश नहीं आती, हिंदी से स्टार्ट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। कोई अखबार लाओ, एक अखबार डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे कहने पर आप लोग, ठीक है। ठीक है, और तो बाकी एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस है, ये यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं सेम, और वही आपको पढ़नी है सिलेबस के लिए। और करंट अफेयर के लिए आपके बहुत सारे सोर्सेस है। इंडिया ईयर बुक पढ़नी है आपको, राजीव महर्षि की आती है। इसके अलावा जो है ना इंडिया 2024 है पब्लिकेशंस की, ये सेम यूपीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और एचपीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सेम है यहाँ पे करंट अफेयर का सोर्सेज तो ऑलमोस्ट आपका
करंट अफेयर के लिए आप लोग हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो अपना डेली चैनल है स्टार IQ, वहाँ पे करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। बाकी न्यूज़पेपर से तो पढ़ ही सकते हो डेली इनको आप लोग। सी सेट के लिए टाटा MCGRO हिल की सी सेट मैनुअल आता है और अरियंत है। बाकी वर्बल नॉन वर्बल है, RS अग्रवाल से कर सकते हो आप लोग। PYQ पेपर से ही सी सेट किया जा सकता है, प्रीवियस 10 ईयर के प्रीवियस पेपर लगा लो, बहुत हद तक वहां से भी मजबूती मिल जाती है आपको सी सेट के अंदर, ठीक है। तो ये एक पार्ट ले लिया है मैंने, इस पार्ट को और ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता मैं, अदरवाइज आप लोग जो है ना एक पार्ट को समझ नहीं पाओगे, फिर इस पार्ट को समझ लिया। सेकंड पार्ट में मैं डिटेल्ड सिलेबस लेके आऊंगा, कौन कौन से टॉपिक में नंबर बताऊंगा आपको कि किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, किस किताब में से किस चैप्टर में से ज़्यादा आता है, वो भी कंटेंट मेरे पास में है सर, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। कोई और आपके डाउट भी हो सकते हैं आप तो वो भी मुझे यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं उसके बिहाफ पे भी दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे, अपना ख्याल रखना। चीजें कुछ समझ में आई होगी, कुछ और चीजें भी समझाई जाएगी, धीरे धीरे माइंड मेकअप किया जाएगा, एकदम से नहीं। फिर उसके बाद पार्ट 2 पे हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम आपको।